हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी क्लास 11th चैप्टर नंबर 1। ये जो पॉलिटी की बुक है एनसीईआरटी की, ये आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए बहुत फंडामेंटल बुक है। इसको पढ़ने के बाद आपको लक्ष्मीकांत सेल्फ रीडिंग बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जो पॉलिटी में वेटेज भी है, ये 4-5 क्वेश्चंस हर ईयर आपको प्रीलिम्स में मिल जाता है और मेंस में आंसर राइटिंग में तो ये हेल्प करेगा ही, क्योंकि जो लैंग्वेज ये आपको प्रोवाइड करता है, जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आपको एक्सप्लेन करता है, वो बहुत अच्छा है। ठीक है, और बहुत से वीडियोस हैं यूट्यूब पे पॉलिटी को लेके, बहुत लोगों ने पढ़ाया है, तो मैंने सोचा मैं भी अपना एक जो व्यू है, जो सेलेक्टिव रीडिंग है, वो मैं भी एक पढ़ा के देखूं। ठीक है, जैसा लगे आप मेरे को कमेंट में बताइएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, वाई एंड हाउ। पहले तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन दिया है। मैं ब्रीफ रीडिंग करने नहीं जाऊँगा, डिस्क्रिप्टिव नहीं करने जाऊँगा, मैं इसको ब्रीफ और शॉर्ट में लेके चलूँगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, उसकी रिमार्केबल हिस्ट्री क्या है, और जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट में टेरिटोरियल गवर्नमेंट में जो इतने सारे पावर्स हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, सुप्रीम कोर्ट है और ऑल द लेजिस्लेचर्स हैं, इन सब के पावर्स इतने बाइंडिंग कैसे हैं, कैसे गवर्नमेंट इतना इफ़ेक्टिव है और क्यों ये सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, क्या रीज़न है। इट इज़ जस्ट अ टेक्स्ट, वाई इट इज़ नेसेसरी टू फॉलो दैट टेक्स्ट। हम उस टेक्स्ट की रिमार्केबल हिस्ट्री को जानेंगे और वो टेक्स्ट हमारी सोसाइटी को कैसे वेलफेयर बनाने की कोशिश कर रहा है, हम उसे समझेंगे। और जो पावर्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिए हैं, एलोकेट किए हैं, हर एक बेसिक सोसाइटी को एक पावर मिला है, एक बेसिक कम्युनिटी को पावर मिला है, वो पावर कैसे मिले हैं और वो कैसे गवर्न किए जा रहे हैं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के पीछे जो तरीके हैं, जो हमने फॉलो किया है, वो क्या है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है चैप्टर। स्टार्ट करते हैं। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। पहले तो आपको ये जानना होगा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, उसके फंक्शंस क्या हैं और वो कैसे सोसाइटी में परफॉर्म करता है, और हम अपनी डेली एग्जिस्टेंस को कैसे उससे रिलेट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको दिए इसलिए होते हैं कि आप इनको पढ़ के रीडिंग में इन क्वेश्चंस का आंसर सेल्फ दे पाएँ, तो आपके पढ़ने का एक अच्छा माध्यम है। नहीं तो आप पढ़ के क्या करेंगे, कोई नहीं है आपको जज करने वाला। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो देयर इज़ नो वन टू टेल यू वेदर यू आर गोइंग राइट और रॉन्ग। ओनली दीज क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी एंड दैट बैक टेक्स्ट ऑफ ट्रू एंड फॉल्स विच टेल्स यू वेदर यू स्टडीड राइटली और नॉट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। ठीक है, अब ये क्या है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस अलाउ करता है। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारा जो कंट्री है, ये बहुत डाइवर्स कंट्री है। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर डाइवर्स। ठीक है, वेरियस वे से डाइवर्स है। कैसे, कुछ हिंदूज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसीज़ हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं। और एक और डिफरेंस ये है कि सब अलग अलग प्रोफेशंस फॉलो कर रहे हैं और सब अलग अलग लैंग्वेज भी बोलते हैं और सबकी अलग अलग हॉबीज़ भी है। तो सबकी जो डाइवर्सिटी है, इतने डाइवर्स पीपल को अगर एक टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर सेटल करना है, रहना है, तो एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं, आगे चलते हैं। ये सब इम्पॉर्टेंट है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, दिस डाइवर्स ग्रुप हैज़ टू लिव टुगेदर, यानी हम जो डाइवर्सिटी के लोग हैं, इन्हें साथ ही रहना पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, हम सब एक दूसरे पे क्या हैं, डिपेंडेंट हैं कई सारे तरीक़ों से। ठीक है, हम सब को एक कोऑपरेशन की ज़रूरत है। ठीक है, वी ऑल सॉट टू नीड अ कोऑपरेशन फ्रॉम एवरीवन इन द सोसाइटी टू लिव टुगेदर पीसफुली। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका आंसर देखते हैं। वाई विल ग्रुप नीड सर्टेन बेसिक रूल्स। क्यों एक ग्रुप को सर्टेन रूल्स की ज़रूरत होती है। आप खुद से सोचिए कि अगर इतने डाइवर्सिटी के लोग रह रहे हैं, तो अगर ग्रुप्स के लिए बेसिक रूल्स नहीं होंगे तो हर एक इंडिविजुअल इनसिक्योर फील करेगा। क्यों, क्योंकि कई लोग मेजॉरिटी होते हैं, कई माइनॉरिटी होते हैं, कुछ पावरफुल होते हैं, कुछ नहीं पावरफुल होते हैं। तो बहुत सारी कंडीशंस ऐसी आएंगी जहाँ किसी एक को जो है इनसिक्योर फील करना पड़ेगा, वो ना हो, इस वजह से हमें एक बेसिक राइट्स की ज़रूरत होती है।
ठीक है। Any group will need some basic rights that are publicly promulgated and known to all members of that group with a minimal degree of coordination. यानी हर एक ग्रुप को एक बेसिक रूल की ज़रूरत होती है जो पब्लिकली प्रोम्युलेटेड हो, मतलब पब्लिकली वो रूल्स सबको पता हो, विश्वविख्यात हो कि ठीक है ये रूल है जिससे हम वर्क कर रहे हैं, और एक मिनिमल डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन भी हो कि सारे जो कम्युनिटीज़ हैं वो एक मिनिमम डिग्री पे, एक मिनिमम बेसिक रूल पे एक सबसे कोऑपरेट करें और कोऑर्डिनेट करें। और ये जो रूल है ये सिर्फ रूल बना ना हो, पब्लिकली प्रोमोलगेटेड ना हो, बल्कि ये एनफोर्सेबल भी होना चाहिए। अगर ये एनफोर्सेबल नहीं होगा तो रूल बना के क्या करेंगे? ठीक है, आप समझ रहे होंगे। The first function of the Constitution is to provide a basic rules that allow for minimal coordination amongst the members of the society. इसका सिर्फ इतना इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक सेट ऑफ रूल है जो मिनिमम कोऑर्डिनेशन को एश्योर करता है सभी मेंबर्स ऑफ सोसाइटी में, ठीक है। एंड दीज रूल्स आर पब्लिकली प्रोमलगेटेड एंड आर एनफोर्सेबल, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सेलेक्टिवली पढ़िए। सेलेक्टिवली पढ़ने से क्या होता है कि आपको पता होता है कि क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी है, नहीं तो आप अपना जो टाइम है ना, जो एक क्रूशियल टाइम आपका है वो आप वेस्ट कर दोगे। तो आगे चलते हैं। स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स, यानी पहले तो हमने पहला फंक्शन पढ़ा कि द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज बेसिक कोऑर्डिनेशन एंड सम बेसिक सेट ऑफ रूल्स। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये रूल्स बनाएगा कौन, हु विल कॉन्स्टिट्यूट दीज रूल्स एंड वाई दीज रूल्स आर गवर्नड, ठीक है। किसको पावर है कि वो रूल बनाएगा और यही रूल हर कोई मानेंगे, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज गवर्नड और कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये एक ऐसी बॉडी है जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एम्बॉडी करती है, जिससे पता चलता है कि एक स्टेट को कैसे कॉन्स्टिट्यूट करना है और उसे कैसे गवर्न करना है, यानी बनाना कैसे है और रूल अलाउ इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है। और क्या है ऐसा जो हमारे रूल्स को फंडामेंटल बना देती है? ऐसी क्या बातें हैं जो प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल बना रही हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। इट स्पेसिफाइज द बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन द सोसाइटी। ये एक सोसाइटी को बेसिक पावर्स देती है, एलोकेट करती है, ठीक है। It decides who will get to decide that laws will be. In principle, this question, who gets to decide, can be answered in many ways. In a monarchical constitution, a monarch decide. In some constitution, like the old Soviet Union, one single party was given the power to decide. मतलब इसमें दिया है कि हमें ये भी जानना होगा कि ये पावर्स और रूल्स कौन बनाएगा, ठीक है। ये कैसे पता चलता है? जैसे कुछ मोनार्की गवर्नमेंट होती है, उसमें जो मोनार्क होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि अच्छा ये हमारा रूल है। सोवियत यूनियन का एग्जांपल दिया हुआ है कि वहाँ पे एक सिंगल पार्टी थी जो डिसाइड करती है कि क्या पावर्स हैं जो एक्सरसाइज किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या होता है? ये लोग डिसाइड करते हैं। कैसे डिसाइड करते हैं? द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉडली स्पीकिंग द पीपल गेट टू डिसाइड, ठीक है। पर ये इतना सिंपल भी नहीं है। लोग कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है, वो भी देखते हैं। तो ठीक है, पहले हम ये देख लेते हैं फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो सेकंड फंक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन का है कि इस हु हैज़ द पावर टू मेक द डिसीजंस इन द सोसाइटी एंड इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दूसरा फंक्शन देता है कि कौन पावर्स को स्पेसिफाई करेगा, कैसे गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट होगी और कैसे गवर्नमेंट रन करेगी, ठीक है। अब इसके साथ साथ ये भी आ जाता है कि जो गवर्नमेंट हम इलेक्ट करते हैं, हम पीपल हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, अगर वो गवर्नमेंट ऐसी हो गई कि वो जो मन वो कर रही है, जो मन वो पावर्स डिसाइड कर दे रहे हैं, क्योंकि डिसाइडिंग पावर तो वो है ना, कुछ भी पावर डिसाइड कर सकते हैं, तो कौन तय करेगा कि वो पावर्स किसी के बेसिक राइट्स को वायलेट ना करें? इसमें क्या दिया हुआ है, इसलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इस पर एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी आया हुआ है, लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये लिमिट लगाता है किस पे? गवर्नमेंट की पावर पे, ताकि वो आर्बिट्रेरीली रूल ना कर सके, मनमानी ढंग से रूल ना कर सके, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन भी उठा था कि द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डेफिनेशन इज़ अ पॉपुलर गवर्नमेंट, अ लिमिटेड गवर्नमेंट, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और एक कोई ऑप्शन था जिसमें आपको चुनना था लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पढ़ते हैं। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि पावर्स का लिमिट लगाना क्यों ज़रूरी है, ताकि ये प्रोहिबिट करता है फ्रॉम प्रैक्टिसिंग रिलीजन, योर रिलीजन फॉर इंस्टेंसेस। यानी अगर कल को कोई इलेक्ट हुआ, उसने बोल दिया कि अच्छा नहीं, हम गवर्नमेंट हैं, हम डिसाइड कर रहे हैं आपको अपना रिलीजन फॉलो नहीं करना है, या हम गवर्नमेंट हैं, हम डिसाइड कर रहे हैं कोई भी अनफेयर रूल कि आपको ये सर्टेन कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं, आपको फ्रीली गाना नहीं गाना है, आपको इस ग्रुप के साथ बैठना नहीं है, आपको ये नहीं करना है, आपको ये प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती। तो ये क्या है, ये आर्बिट्रेरीली रूल है और ये अनजस्ट और अनफेयर है टू द पब्लिक। ठीक है, दीज लॉज वेर अनजस्ट एंड अनफेयर ना हो जाएं, इसलिए हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट सेट्स सम limits on the government। ठीक है, so the third function of the constitution is to set limits on the government and can impose on its citizens। ठीक है, ये जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये लिमिट लगाता है गवर्नमेंट पे, जिसको गवर्नमेंट कभी भी ट्रेसपास नहीं कर सकती है, आगे नहीं बढ़ सकती है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट इन मेनी वेज। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये इसलिए लिमिट लगाते हैं क्योंकि जो सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स विल नॉर्मली हैव द राइट टू बेसिक लिबर्टीज़, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कंडक्ट ट्रेड, बिजनेस। इन प्रैक्टिस दीज राइट्स विल बी लिमिटेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एंड विथड्रॉल। इसका मतलब ये है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिमिट इसलिए लगाता है क्योंकि हर एक सिटीज़न का बेसिक लिबर्टी है, फ्रीडम है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कंसाइंस है, कुछ भी सोच सकते हैं, कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारी राइट्स केवल कब लिमिट होती हैं, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है। ये भी प्रोविज़न दिया हुआ है कि कब ये पावर्स लिमिट नहीं करेंगे, कब ये राइट्स एनफोर्सेबल नहीं होंगे। वो कब होंगे, जब इमरजेंसी होगी। ठीक है, वो भी कुछ राइट्स ऐसी होती है जो तब भी वायलेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। Most of the constitution limited themselves largely to allocating decision making power and setting limits to the government। कई सारी ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशंस ऐसी हैं जो सिर्फ पावर को एलोकेट करती हैं, उन पे लिमिट्स लगाती हैं। ठीक है, बस इतना उनका वर्क है। पर हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फाइनेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑल्सो प्रोवाइडिंग द फ्रेमवर्क टू द गवर्नमेंट टू डू पॉजिटिव थिंग्स। ठीक है, कैसे? हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना सिर्फ ये बताता है कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट कैसे होगी, गवर्न कैसे होगी, बल्कि वो ये भी बताता है कि कैसे गवर्नमेंट को पॉजिटिव थिंग्स करनी चाहिए फॉर द एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी एंड गोल्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, कैसे गवर्नमेंट को इंश्योर टाइमली करना चाहिए, टाइमली गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि क्या वो एक सोसाइटी के जो एस्पिरेशंस हैं, जो उसकी गोल्स है, वो फुलफ़िल हो रही हैं या नहीं, इन अ पॉजिटिव वे। पॉजिटिव वे कैसे? कि विदाउट वायलेटिंग दियर फंडामेंटल राइट्स, दियर बेसिक रूल्स। ओके, तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इनके जो मेकर्स थे वो इतने फार साइटेड थे कि उन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो ना कि किसी की इक्वालिटी को वायलेट करता है, ना किसी के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को वायलेट करता है, और ऑल्सो इंश्योर करता है कि जो गवर्नमेंट है वो पॉजिटिवली वर्क करे। ठीक है, ठीक है, और दे विल ऑल्सो हैव टू एनेबल and empower the government to take positive measures to overcome the forms of inequality और deprivation। ठीक है, इसलिए करते हैं ताकि कोई एक कम्युनिटी, कोई एक ग्रुप किसी भी चीज़ से वंचित ना रह जाए, डिप्राइव्ड ना रह जाए, और ऐसा पॉजिटिव मेजर्स वो लेते रहें कि वो इनइक्वालिटी को हमेशा ओवरकम करते रहें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये सब पॉइंट्स जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आप भी कर लीजिएगा एज इट इज़। बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने कितने फंक्शंस पढ़ लिए? फर्स्ट फंक्शन तो हमने ये पढ़ लिया, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स बेसिक कोऑर्डिनेशन एंड मिनिमल एश्योरेंस। मिनिमल कोऑर्डिनेशन एंड बेसिक एश्योरेंस, कुछ भी बोलिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ करता है मिनिमम कोऑर्डिनेशन और बेसिक एश्योरेंस टू द सोसाइटी। ठीक है, दूसरा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये चूज़ करता है कि डिसीजन मेकिंग पावर किसकी होगी। ठीक है, और द थर्ड फंक्शन हमने पढ़ा है, वो थर्ड फंक्शन क्या है? वो थर्ड फंक्शन है कि द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, और फोर्थ फंक्शन हम यहाँ पढ़ रहे हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल्स द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी एंड क्रिएट अ कंडीशंस फॉर अ जस्ट सोसाइटी। ठीक है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये गवर्नमेंट को
गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि कैसे वो एक सोसाइटी को जस्ट बना सकती है, यानी एक आइडियल सोसाइटी क्रिएट कर सकती है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं और ये कैसे बताता है ये आप देख लीजिए। यहाँ से भी एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन उठ चुका है, ये भी आप देख लीजिए। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एज वी गो ऑन स्टडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी शैल फाइंड दैट सच इनेबलिंग प्रोविजंस हैव द सपोर्ट ऑफ द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड दीज प्रोविजंस आर फाउंड इन द सेक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स। यानी जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इस लाइन को, इस फंक्शन को सपोर्ट कैसे मिलता है। ये प्रियम्बल से मिलता है और फंडामेंटल राइट से मिलता है, वो हम आगे देखेंगे कैसे। पर यहाँ पे जो दिया, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑल्सो एंजॉइन द गवर्नमेंट टू फुलफिल सर्टेन एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दिए हुए हैं, वो क्या करते हैं, वो एंजॉइन करते हैं कैसे, गवर्नमेंट को और एस्पिरेशंस ऑफ पीपल को, यानी वो अलाउ करते हैं गवर्नमेंट को कि वो इन्हें फुलफ़िल करें, जोड़ते हैं गवर्नमेंट को पीपल के एस्पिरेशन से। ठीक है, कैसे, ये यार इन्फोर्सेबल नहीं है, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं वो इन्फोर्सेबल हैं, पर ये जो डीपीएसपीज है ये इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन प्रीलिम से उठ चुका है, वो आप देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। और ये सब क्वेश्चंस आप पढ़ा करें सेल्फ रीडिंग में। ओके, नाउ फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। फाइनली एंड परहैप्स इवन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। ठीक है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फंक्शन है। क्या है कि पीपल एज कलेक्टिव आइडेंटिटी, द पीपल एज कलेक्टिव आइडेंटिटी कम इनटू बीइंग ओनली थ्रू द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ बाय एग्रीइंग द बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स ऑफ हाउ द गवर्नमेंट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड एंड गवर्नड। ठीक है, क्या है कि हम जो पब्लिक हैं, जो पीपल्स हैं इस टेरिटोरियल इंडिया में, हम एक कलेक्टिव आइडेंटिटी हैं, एक एलिमेंट्स हैं जो कुछ बेसिक नॉर्म्स को एग्री करते हैं। हर एक बेसिक, हम सब जो हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ, हम सब कुछ बेसिक रूल्स को एग्री करते हैं कि हाँ, हमारी जो गवर्नमेंट है वो ऐसे चुनी जाएगी, ऐसे कॉन्स्टिट्यूट होगी, और वो सारे रूल्स हम सब फॉलो करते हैं। तो वी ऑल collectively agree those basic set of norms about the government how governed and constituted। इसीलिए हम एक कलेक्टिव आइडेंटिटी भी फॉर्म करते हैं। कैसे, क्योंकि हम सब एक बेसिक रूल को एग्री कर रहे हैं। तो हम सब के अंदर ये आइडेंटिटी है कि हम एक डेमोक्रेटिक पीपल हैं, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक डेमोक्रेटिक पीपल हैं। ये हमारी क्या है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, फंडामेंटल आइडेंटिटी है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, जो कि डिफ़र करता है किससे, हमारे रिलीजन से, हमारे हर एक बेसिक आइडेंटिटी से। ठीक है, ये जो आइडेंटिटी है ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन एक्सक्लूसिवली देता है। ठीक है, तो ये है बेसिक पॉलिटिकल आइडेंटिटी, वही है जो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, सेकेंड है, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स आर द ओवर आर्चिंग फ्रेमवर्क विद इन विच वन परस्यूज इंडिविजुअल एस्पिरेशंस, गोल्स एंड फ्रीडम्स। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के नॉर्म्स हैं उनका जो फ्रेमवर्क है वो अलाउ करता है किसी भी एक को कि वो अपने इंडिविजुअल एस्पिरेशंस को, गोल्स को और फ्रीडम को अचीव कर सके। ठीक है, ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। The Constitution sets authoritative constraints upon what may or may not to do. It defines the fundamental values that we may not trespass. So the Constitution also gives moral identity. ठीक है, कैसे, पहला तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी देता है। वो कैसे कि हम सब एक बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स को एग्री करते हैं। सेकेंडली, वो हम सब को अलाउ करता है कि हम अपने इंडिविजुअल एस्पिरेशंस, गोल्स और फ्रीडम्स को इंश्योर कर सकें कॉन्स्टिट्यूशनली बाय लॉ। ठीक है, और थर्ड क्या है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ये कंस्ट्रेंट भी लगाता है, कैसे कि हम किसी के बेसिक राइट्स को वायलेट ना कर सके ताकि वो अपने इंडिविजुअल एस्पिरेशंस को अचीव कर सके। ये कैसे कि जैसे आपको भी कुछ अचीव करना है, आपको सोसाइटी में कुछ वर्क्स करने हैं। अब अगर हर किसी को इतनी आज़ादी मिल जाएगी कि वो कुछ भी कर सकता है, तो वो आपको रोकेगा कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते हो, मुझे यहाँ पे कुछ करना है। सपोज़ आपकी एक ज़मीन है, कहीं पे है सोसाइटी में, वेलफेयर की ज़मीन है, आप वहाँ पे चाहते हो कि आप वहाँ पार्क सेटअप करो। ठीक है, और कोई और एक है जो वहाँ पे होटल सेट करना चाहता है। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और क्या नहीं इम्पॉर्टेंट है।
इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ये कंस्ट्रेंट्स लगाता है, लिमिट्स लगाता है कि व्हाट मे और मे नॉट टू डू। ठीक है, ये हमें एक मोरल आइडेंटिटी भी प्रोवाइड करता है कि हम एक गुड बीइंग की तरह रहें। ठीक है, और थर्ड क्या है, थर्ड एंड फाइनली इट मे बी द केस दैट मे बेसिक पॉलिटिकल एंड मोरल वैल्यूज़ आर नॉट शेयर्ड इन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस। ठीक है, थर्ड ये है कि हम सब एक बेसिक पॉलिटिकल और मोरल वैल्यूज़ को शेयर करते हैं, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन है, और हम बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से डिफ़र करते हैं इस वे में। ठीक है, क्योंकि बाकी कॉन्स्टिट्यूशंस में आपको ही पता है क्या दिया है, हाउ द गवर्नमेंट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बेसिक एस्पिरेशंस, गोल्स ऑफ सोसाइटी, DPSPs, इन सब की बात करता है। ठीक है, आगे चलते हैं और यहाँ देखेंगे तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड डज नॉट मेक एथनिक आइडेंटिटी अ क्राइटेरियन फॉर सिटीजनशिप। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किसी भी एथनिक आइडेंटिटी को, रिलीजियन आइडेंटिटी को क्राइटेरिया नहीं देता है सिटीजनशिप के लिए, यानी हिंदूज़ को इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी या मुस्लिम्स को या किसको, ये नहीं देता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ये एक्सक्लूसिवली आपको आइडेंटिटी देता है, पॉलिटिकल देता है, मोरल देता है और कॉमन शेयर ट्रेडिशंस देता है। तो ये आपको उनके बेसिस पे सिटीजनशिप देता है, ना कि एथनिक आइडेंटिटी पे। ठीक है, different nations embody different conceptions of what the relationship between the different religion of nations and the central government should be. This relationship constitutes the national identity of a country. ठीक है, डिफरेंट नेशंस जो होते हैं, अलग अलग नेशंस हैं, उनकी अलग अलग थॉट प्रोसेस है, उनका अलग अलग रिलेशन है एक रीजन से और सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है, तो वो उस रिलेशनशिप से एक नेशनल आइडेंटिटी फॉर्म करते हैं। जैसे हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये डेमोक्रेटिक आइडेंटिटी फॉर्म करता है, ऐसे ही कई कॉन्स्टिट्यूशंस अलग अलग हैं, मोनार्कियल हैं, कुछ हैं, तो वो अलग अलग आइडेंटिटी फॉर्म करते हैं, और वो भी उनका रिलेशनशिप स्ट्रांगेस्टली है क्योंकि वो अलग अलग रीजन से अलग अलग टाइप के रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं। किसी का अच्छा है, किसी का बुरा है, पर जिसका जैसा भी है वो उनके लिए उनकी एक नेशनल आइडेंटिटी है। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यू मस्ट हाईलाइट दीज पॉइंट्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू न्यू टॉपिक, द अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ लिया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे परफॉर्म करता है, उसके फंक्शंस क्या हैं, और एक सोसाइटी का क्या एस्पिरेशंस, गोल है, और उसको अचीव करने में गवर्नमेंट का क्या रोल है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी क्या है, वो इतना इफ़ेक्टिव क्यों है, और इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट है, आइडियल है, ऐसा इफेक्टिव क्यों है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। In most countries, constitution is a compact document that comprises a number of articles about the state, specifying how the state is to be constituted and what norms it should follow. ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक वर्क सीधे सीधे वो है कि उसको क्या बेसिक नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए और कैसे वो कॉन्स्टिट्यूट होता है, सिर्फ इतना उसमें होता है। वो इसी को कॉम्प्राइज़ करके, नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स कंप्राइज करके एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है। पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो हमें समझना होगा। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट ही नहीं है, ये बेसिक नॉर्म्स हैं जो हम सब इक्विटेबली एग्री करते हैं, और हम सब ये डिसाइड करते हैं हमारी गवर्नमेंट होगी कैसे, और जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूट कैसे होगी। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि एक सोसाइटी का क्या गोल है, पब्लिक का क्या वेलफेयर है, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, DPSPs क्या हैं, ये सब बताता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, आगे देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो इफ़ेक्टिव क्यों है, उसके पीछे रीज़न है। ठीक है, मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर, कई सारे फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखते हैं वो फैक्टर्स क्या हैं। मोड ऑफ प्रोमulgation, यानी हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग, कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन क्राफ्ट हुआ, कैसे ये बना, कैसे ये सबके सामने आया और कैसे ये प्रचलित हुआ, इसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ, वो देखते हैं। ठीक है, इन मेनी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन डिफंक्ट because they are crafted by military leaders or leaders who are not popular and do not have the ability to carry the people with them.
ठीक है। कई सारी कंट्रीज़ में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफंक्ट हो जाता है, यानी उसके फंक्शंस जो होते हैं वो डाई फंक्शन हो जाते हैं, वर्क नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बनाने के पीछे मिलिट्री लीडर्स का रोल है और उन लीडर्स का रोल है जो पॉपुलर नहीं है। अब पॉपुलर लीडर्स से क्या मतलब है? पॉपुलर लीडर से मतलब ये है कि वो लीडर्स जो एक स्ट्रगल करके कॉन्स्टिट्यूशन के नॉर्म्स को लेके आते हैं। जो एक स्ट्रगलिंग लीडर्स हैं उन्हें पॉपुलर लीडर्स बोलते हैं, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ऑल ऑफ देम। ठीक है। दैट्स वाई आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सक्सेसफुल। अब देखते हैं हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रिमार्केबल हिस्ट्री क्या है और कैसे वो इतना इफ़ेक्टिव है। ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर क्रिएटेड इन द आफ्टर मैथ ऑफ पॉपुलर नेशनल मूवमेंट। ठीक है। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक पॉपुलर नेशनल मूवमेंट के बाद बनी हुई है, यानी कई सारे नेशनल मूवमेंट्स हुए हैं, उसके बाद हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिएशन हुआ है। ठीक है। इट वाज क्रिएटेड फॉर्मली created by Constituent Assembly between December 1946 to November 1949। ठीक है। वैसे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिसंबर 1946 टू नवंबर 1949 के बीच में बना था, बट इट ड्रीव अपॉन अ लॉन्ग बैक हिस्ट्री ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट दैट हैड रिमार्केबल आइडेंटिटी टू टेक अलॉन्ग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज़ टुगेदर। यानी भले ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दिसंबर 1946 टू नवंबर 1949 के बीच में बना हो, पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी एक बहुत लॉन्ग हिस्ट्री रही है। कैसे? बहुत पहले से ही हम सब ने एक विज़न देखा था। आपको याद होगा बहुत पहले ही 1857 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ही रिवॉल्ट हुआ था। वहाँ पे भी पॉपुलर स्ट्रगल्स हुए थे, नेशनलिस्ट मूवमेंट हुए थे। आगे धीरे बढ़ते कई सारे ऐसे नेशनल मूवमेंट्स हुए थे जो सब कई सारे ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज़ को एक साथ लेके चल रहे थे। ठीक है। तो हम सब का एक कॉमन विज़न था टू बी इंडिपेंडेंट एंड हैव सम बेसिक आइडेंटिटी एंड इक्वलिटी इन द सोसाइटी। ठीक है। इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी लॉन्ग हिस्ट्री है और एक रिमार्केबल एबिलिटी है। ठीक है। The Constitution drew enormous legitimacy from the fact that it was drawn up by people who enjoyed immense public credibility and who had the capacity to negotiate and command the respect of wide cross section of the society and who were able to convince the people that the constitution was not an instrument for the aggrandizement for their personal power। यानी इसका क्या मतलब है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी एक रिमार्केबल हिस्ट्री रही है, उसकी वो एक एनॉर्मस लेजिटिमेसी ड्रीव करता है। ठीक है। कैसे करता है? क्योंकि ये पीपल्स के द्वारा बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन थी जो इमेंस पब्लिक क्रेडिबिलिटी इंजॉय करते हैं। ठीक है। कई सारे वाइड सेक्शन के जो लोग थे हमारी सोसाइटी में, उन सब ने मिल के एक कॉमन विज़न देखा था कि हम सब एक रिस्पेक्टफुल डिग्निटी के साथ, इक्वलिटी के साथ एक लाइफ जिएंगे, इंजॉय करेंगे। नेगोशिएट किया था इसी चीज़ पे, एक दूसरे से एग्री किया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट होगा किसी एक पर्सनल पावर को एक्सरसाइज करने के लिए, बल्कि वो नेशनल रिमार्केबल आइडेंटिटी को शो करता हुआ एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा जो सबके थॉट्स और वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करेगा और एक एस्पिरेशन गोल ऑफ सोसाइटी की सेटअप करेगा। ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं। ठीक है। सम कंट्रीज़ हैव सब्जेक्टेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन टू अ फुल फ्लेज्ड रेफरेंडम। कई सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फुल फ्लेज्ड रेफरेंडम है, यानी एट एवरी डिसीजन पीपल फॉलो अ रेफरेंडम, है ना। जैसे आपको एग्जांपल दिया जाएगा कि जैसे ग्रीस में पहले क्या होता था कि एट एवरी सिंगल डिसीजन पीपल गैदर्ड टुगेदर एंड डिसाइडेड थ्रू अ रेफरेंडम। ठीक है। पर वो एक स्मॉल कम्युनिटी के लिए ठीक है, पर हमारा जो इंडियन कंट्री है, इंडिया कंट्री है, भारत है, ये बहुत बड़ी कंट्री है और बहुत सारी डाइवर्सिटी के लोग यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे एक रेफरेंडम से वर्क नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत आती है। ठीक है। द अथॉरिटी ऑफ पीपल हु इनेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस टू डिटरमाइन इन इट्स पार्ट प्रॉस्पेक्ट्स फॉर इट्स सक्सेस। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी इसलिए है क्योंकि पीपल ने पार्ट लेकर के अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को सक्सेसफुल बनाया है, इसके प्रॉस्पेक्ट्स को इंश्योर किया है, एनफोर्स किया है। ठीक है। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफ़ेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसकी एक रिमार्केबल हिस्ट्री भी रही है और पीपल पार्टिसिपेटेड इन दिस एंड इट वाज क्राफ्टेड बाय
पॉपुलर नेशनल लीडर्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द सब्सटेंसिव प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। It is the hallmark of a successful constitution that it gives everyone in society some reasons to go along with its provisions. ठीक है, a constitution that for instance allowed permanent majorities to oppress minority groups within society would give minorities no reason to go along with the provision of the constitution. मतलब क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक हॉलमार्क है। आपने सुना कई सारे मार्क्स होते हैं, हॉलमार्क, एग मार्क, तो ये एक शो कर रहा है। हॉलमार्क मतलब एक मार्क है सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन का, एक पहचान है कि ये सारी सोसाइटी को एक रीज़न देता है साथ में चलने के लिए, रहने के लिए। और वो रीज़न क्या है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है सिस्टमेटिकली प्रिविलेज्ड सम मेंबर्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स और सिस्टमेटिकली एंट्रेंस द पावर ऑफ स्मॉल ग्रुप्स इन द सोसाइटी वुड सीज टू कमांड एलिजियंस। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर एक कम्युनिटी को एक बेसिक रीज़न देता है कि आप इस वजह से इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर सकते हैं। वो क्या रीज़न्स हैं? कि हम सब एक स्मॉल ग्रुप्स को पावर एंट्रेंच करता है, कुछ पावर्स देता है और कुछ प्रिविलेज्ड मेंबर्स को कुछ वर्क देता है। तो सबको एक अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्क्स देता है और सबको एक स्पेसिफिक रीज़न देता है जिसकी वजह से वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड कर सकें। दे कैन अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू अ रीज़न, अ बेसिक रीज़न। ठीक है, इफ़ एनी ग्रुप्स feels their identity is being stifled, they will have no reason to abide by the constitution। जो कि फैक्ट है, ये आप भी समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई रीज़न ही नहीं होगा तो हम क्यों कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, हमारे पास एक रीज़न ये है कि हम एक परफेक्ट जस्टिस चाहते हैं, हम एक बेसिक राइट चाहते हैं, हम फ्रीडम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कोई और हमें ऑप्रेस ना कर सके, इस वजह से हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ करता है मिनिमल कोऑर्डिनेशन एंड एजोरेंस एंड इट ऑल्सो लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट। ये सारी जो फ्रेमवर्क्स हैं वो सिर्फ इसलिए हैं कि हम एक बेसिक जस्टिस को परस्यू कर सकें। ठीक है, ठीक है, और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट जस्टिस नहीं दे पाता है, पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एटलीस्ट इंश्योर करता है कि वो बेसिक जस्टिस तो देगा ही देगा। इसी वजह से वी ऑल अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इफ़ेक्टिव है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। The more a constitution preserves the freedom and equality of all its members, the more likely it to succeed। जाहिर सी बात है, जब एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम की बात करेगा, सभी मेंबर्स की इक्वालिटी की बात करेगा, तो वो सक्सीड ही करेगा। जहाँ पे कोई एक ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, तो हर कोई एक बेसिक नॉर्म्स को एग्री कर रहा है, इस वजह से वो कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल है। इसीलिए आप देखेंगे कई सारे कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जो लाइक नेपाल है वो कई बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर चुका है, चाइना है, कई सारी कंट्रीज़ हैं जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन कई बार चेंज हुआ है। पर हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1950 के बाद उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज नहीं हुआ है। अमेंडमेंट्स तो कई सारे हुए हैं, बिकॉज अमेंडमेंट्स होने भी चाहिए क्योंकि चेंजिंग सोसाइटी इंश्योर्स अमेंडमेंट्स एंड वांट्स अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो अमेंडमेंट्स से कोई दिक्कत नहीं है, पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो नहीं चेंज हुआ है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत इफ़ेक्टिव है और सक्सेसफुल है। ठीक है, और उसके पीछे रीज़न भी यही है क्योंकि इट प्रिजर्व्स द फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स एंड मोर लाइकली इट आल्सो इंश्योर्स द एस्पिरेशन गोल ऑफ अ सोसाइटी टू सेट अप अ जस्ट सोसाइटी। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान दीजिए। अब आगे चलते हैं। बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, इस लाइन से ही आप समझ गए होंगे बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन मतलब क्या है कि कई सारे इंस्टीट्यूशंस वर्क करते हैं, तो हर एक इंस्टीट्यूशन को बैलेंस करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करता है, ठीक है, वो देखते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो Constitutions are often subverted not by the people but by small groups who wish to enhance their own power। Subverted का मतलब होता है दबाना, ऑप्रेस करना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस को कई बार वो लोग ऑप्रेस कर देते हैं, सबवर्ट कर देते हैं जो स्मॉल ग्रुप्स हैं जिनकी जो एस्पिरेशंस होती है वो पावर ग्रैब करने की होती है। ठीक है, इसीलिए कई सारे कॉन्स्टिट्यूशंस वीक होते हैं जो सबवर्टेड होते हैं। पर वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो बहुत इंटेलिजेंटली बना है। ठीक है, वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस
fragment power in society intelligently so that no single group can subvert the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन को वो स्मॉल ग्रुप्स कैसे सपोर्ट कर देती हैं, क्योंकि पावर्स सेंट्रलाइज्ड होती हैं, पावर्स कोई एक एक्सरसाइज कर रहा है, इस वजह से वो पावर सपोर्ट कर देता है। पर जो वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस होती हैं वो पावर्स को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करती हैं, यानी कई सारी सोसाइटीज़ में, कई सारे इंस्टीट्यूशंस में बैलेंस बना के सारे पावर्स को डिवाइड करती हैं, जिससे कोई भी एक इंस्टीट्यूशन इतना सेंट्रलाइज नहीं हो पाता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट कर सके। ठीक है, जैसे कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंट्स द पावर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इवन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज़। यानी क्या मतलब है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पहले तो वो हॉरिजॉन्टली पावर्स को फ्रेगमेंट में डिवाइड करता है। कैसे? लेजिस्लेटिव को, एग्जीक्यूटिव को, जुडिशियरी को, और इन तीनों को इसलिए, और इन तीनों में ये भी इंश्योर करता है कि चेक्स एंड बैलेंस हमेशा होते रहें। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक सक्सेसफुल सिस्टम है। ठीक है, और इतना करने के बाद वो इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज़ भी सेटअप करता है, जैसे इलेक्शन कमीशन, जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, कई सारी ऐसी कमीशंस हैं जो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, जो हमेशा चेक करती रहती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की फंक्शनिंग ठीक हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, टाइमली क्या क्या चेंजेस लाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें इंश्योर करते हैं। ठीक है, this ensures that even if one institution want to support the constitution, others can check its transgression. This is the intelligence of our constitution. ठीक है, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि कोई भी एक इंस्टीट्यूशन कभी कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट ना कर पाए, बाकी उसे चेक करते रहें। ठीक है, एंड इट फैसिलिटेट द सिस्टम्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। ठीक है, द इंटेलिजेंट सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस हैज़ फैसिलिटेड द सक्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सक्सेस को लाने में सबसे बड़ा रोल चेक्स एंड बैलेंस का रहा है। ठीक, अब एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन का ये है कि द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट स्ट्राइक द राइट बैलेंस बिटवीन सर्टेन वैल्यूज़, नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स एज अथॉरिटेटिव एंड एट द सेम टाइम अलाउ इनफ फ्लेक्सिबिलिटी इन इट्स ऑपरेशंस टू अडेप्ट टू चेंजिंग नीड्स एंड सर्कमस्टेंसेस। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमेशा स्ट्राइक करता है राइट बैलेंस बनाने की। ठीक है, राइट बैलेंस बनाने की बेसिक रूल्स में, नॉर्म्स में, प्रोसीजर्स में अथॉरिटेटिवली। यानी अब इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हमारे जो जुडिशियरी हैं, उनके जो जजेस हैं, उनका अपॉइंटमेंट किसी और को, इम्पीचमेंट किसी और को, ये एक इंस्टीट्यूशनली बैलेंस्ड है, और वो इसीलिए बैलेंस्ड है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी रह सके और राइट बैलेंस रह सके, कोई पावर का मिसयूज़ ना कर पाए। और एक और चीज़ है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत फ्लेक्सिबल है। ठीक है, इट अडेप्ट टू चेंजिंग नीड्स एंड सर्कमस्टेंसेस। जो अमेंडमेंट करने की पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 368 में, आप सब जानते होंगे, वो अलाउ करता है कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल रहने के लिए। ठीक है, और जो कभी भी सोसाइटी की जो नीड्स होती हैं वो टाइमली चेंज होती रहती हैं। कभी ज़रूरत थी कि 21 एज पे वोटिंग होती थी, आज ज़रूरत है 18 पे, तो वो अमेंड हो गया। कभी ज़रूरत थी किसी वुमेंस के राइट्स की, जब ज़रूरत थी तब वो हुआ। पंचायती राज की जब ज़रूरत आई तब वो हुआ। लोकल गवर्नमेंट की पावर्स की जब बात बढ़ाने की हुई तब हुई अमेंडमेंट से। तो ये सारी चीज़ें, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, इसलिए अडेप्ट करता रहता है। ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होते हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो रिजिड हैं, वो हमेशा किसी ना किसी को वायलेट करते रहेंगे चेंजिंग एनवायरनमेंट में। पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत इफ़ेक्टिव इसलिए है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है और वो इंस्टीट्यूशनली डिज़ाइंड है। जैसे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं और कई सारी पावर्स में डिवाइड है, सेंट्रलाइजेशन नहीं है। ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी है, इस वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सक्सेसफुल है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जो पॉइंट है ये आप लास्ट जब पढ़ेंगे ना, लास्ट चैप्टर, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट, लास्ट चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तब आपको ये पॉइंट्स दोबारा से मिलेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। और वो कैसे है वो आप भी देख पा रहे होंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन तब जो बना था वो आज भी चल रहा है,
वो दोबारा नहीं अडेप्ट हुआ है, इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग है। और प्लस लिविंग इसलिए भी है कि नई नई चीज़ों को वो अडेप्ट करता रहता है, वो अपने अंदर लिमिट्स भी लगाता रहता है और इंश्योर भी करता रहता है कैसे डॉक्यूमेंट को रिस्पेक्टेड बनाना है, कैसे उसे चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ चेंज करना है। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स के प्रोसीजर्स दिए हुए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइंस हैं, ठीक है। इसी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। अब आगे चलते हैं। हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशन मेड? कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना? तो फॉर्मली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूशन का जो फॉर्मेशन है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दिया गया था। अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। क्राउन रूल और उसके बाद हमारा धीरे धीरे एक स्ट्रगल्स के साथ हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स पास होते गए और हमारे जो पीपल्स हैं, जो पॉपुलर लीडर्स हैं, उनके प्रोटेस्ट के साथ नए नए रूल्स हमारे भी इम्प्लीमेंट होते गए और लोग हमारे जुड़ते गए। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे जो पॉपुलर लीडर्स थे, उन्हें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने का, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पार्टिसिपेट करने का चांस दिया गया। ये आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से रिलेट हो पाएगा। बाकी हम यहाँ आगे देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो अनडिवाइडेड इंडिया के लिए इलेक्ट हुई थी, ठीक है। और उसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और दोबारा जब ये रीअसेंबल हुए वो कब हुए? डिवाइडेड इंडिया के लिए हुए। दे रीअसेंबल्ड ऑन 14 अगस्त 1947, जब इंडिया का पार्टीशन हो चुका था, पेनफुल पार्टीशन, ठीक है, तब दोबारा मिले थे। और इट्स मेंबर्स वेर चूजन बाय इनडायरेक्ट इलेक्शंस बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज दैट हैड बीन स्टेबलाइज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जैसे कि मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स को चुना गया था। उन्हीं मेंबर्स को, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को अलाउ किया गया कि आप पीपल्स के इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं और आप ही को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुनना है, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो कैसे चुना गया? वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुना गया, ठीक है। और वो अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर चुना गया, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंपोज रफली अलॉन्ग द लाइंस सजेस्टेड बाय द प्लान प्रपोज्ड बाय द कमिटी ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान ने कुछ बेसिक लाइंस हमें बताई हुई थी कि इस बेस पे आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करना है, ऐसे ऐसे आपको फॉलो करना है। इस वजह से थोड़ा हमारे लिए एक गाइडलाइन थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे फॉर्म करना है। Each province and each princely state or group of state were allotted seats proportional to their respective population, roughly in the ratio of 1 to 1 million, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हर 1 मिलियन पॉपुलेशन पे एक सीट हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दी गई, ठीक है। तो उस टाइम पे पॉपुलेशन आई थिंक 30-40 जैसी भी रही हो, जितना भी रहा हो, उसी हिसाब से सीट्स को अलॉट किया गया। और ये लाइन जो है ये हमें कैबिनेट मिशन प्लान ने पहले ही दी थी कि आपको प्रोपोर्शनल वे में सीट्स को अलॉट करना है, ठीक है। तो हमारे उस टाइम के इलेक्शन से जो मेंबर्स सेलेक्ट हुए वो कैसे हुए? 292 मेंबर्स सेलेक्ट हुए, जिसमें से 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स को दी गई। प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइन नहीं करते हैं, बाद में भले ज्वाइन कर लेते हैं, पर पहले वो ज्वाइन नहीं करते हैं। द सीट्स इन ईच प्रोविंस वेर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग 3 मेन कम्युनिटीज़, यानी जो सीट्स थी वो प्रोपोर्शनली 3 रिस्पेक्टिव कम्युनिटीज़ को अलॉट की गई, जैसे मुस्लिम्स, सिख्स एंड जनरल। Members of each community in the provincial legislative assembly elected their own representative by the method of proportional representative with single transferable vote। यह आप आगे पढ़ेंगे कि इलेक्शन के दो तरीके होते हैं, एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, एक होता है फर्स्ट पास द पोस्ट, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें जो इलेक्शन हुआ वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शन से पहले तो चूज़ हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, वो भी अनडिवाइडेड इंडिया के लिए। फिर जब इंडिया डिवाइड हो गया तो कितने लोग हैं, कितनी कम्युनिटीज़ हैं, किन को रिप्रेजेंट करना है, इसके लिए उस टाइम पे लोग इतने एजुकेटेड, इतने एलिसिट नहीं थे कि वो अपना रिप्रेजेंटेशन कर पाएँ। इस वजह से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का रिफॉर्म लाया गया और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से हमारा जो मेंबर्स हैं वो सिलेक्ट हुए, ठीक है। मेथड ऑफ सिलेक्शन इन केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वाज नॉट डिटरमाइंड बाय कंसल्ट व्हाट्स टू बी डिटरमाइंड बाय कंसल्टेशन, यानी जो मेंबर्स हैं
कम्युनिटीज़ के वो तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से हुए, पर जो प्रिंसली स्टेट्स के हैं वो कंसल्टेशन से हुए। ठीक है, उनसे कंसल्ट किया गया कि आप किसको मेंबर बनाना चाहते हैं। ये एक पॉलिटिकल डिबेट दिया गया होगा, ये आप पढ़ लीजिएगा। प्रिंसिपल है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। आई एम नॉट गोइंग इन दैट डेप्थ। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, वैसे तो आपने पढ़ ही लिया कंपोजिशन क्या था कि कैसे कैसे मेंबर सेलेक्ट हुए। ठीक है, पर अब देखते हैं एक्चुअल कंपोजिशन क्या हुआ। वो तो ये था कि इन्हीं के प्लान पे, इसी प्लान पे इलेक्शंस होने थे, इसी प्लान पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन करना था। पर अब देखते हैं एक्चुअल फॉर्मेशन हुआ क्या। As a consequence of the partition under the plan of 3 June 1947, those members who were elected from territories which fell under Pakistan ceased to be the members of Constituent Assembly. जो लोग पाकिस्तान के थे और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स चुने गए थे, उन्हें हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि पार्टीशन हो गया है, अब आपकी क्या ज़रूरत है। तो नंबर ऑफ मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रिड्यूस टू 299। ठीक है, पहले कितनी थी? पहले थी 292 प्लस 93। अभी वो टोटल 299 रह चुकी है। कैसे? 284 मेंबर्स वेर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद जब अडॉप्ट हुआ तो 299 मेंबर्स थे। ठीक है, 24 जनवरी 1950 में 284 मेंबर्स प्रेजेंट थे जिन्होंने अपने सिग्नेचर्स दिए और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ। And the Constitution came into force on 26 January 1950. The Constitution was thus framed against the backdrop of horrendous violence that the partition unleashed on the subcontinent. Constitution frame हुआ, उसके पहले जो partition हो चुका था उसका बहुत बैड इम्पैक्ट हुआ था, बट इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू द फोर्टिट्यूड ऑफ framers that they were not only able to draft a constitution under immense pressure but also learned the right lesson from the unimaginable violence and that accompanied the partition. यानी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्कर्स थे वो इतने फोर्टिट्यूड थे, इतने फारसाइटेड थे और इतने प्रेशर लेके भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया और ये लेसन भी लर्न किया कि कैसे इतना वायलेंस पार्टीशन को लेड कर गया, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वॉज कमिटेड टू अ न्यू कंसेप्शन ऑफ सिटीजनशिप वेयर नॉट ओनली माइनॉरिटीज़ वुड बी सिक्योर बट रिलीजियस आइडेंटिटी वुड बी बियरिंग नो सिटीजनशिप राइट्स। यानी रिलीजियस आइडेंटिटी को, जो कि पहले भी देखा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एथनिक आइडेंटिटी को सिटीजनशिप का क्राइटेरिया नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है वो आप यहाँ देख लीजिए। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कमिटेड टू अ न्यू कंसेप्शन ऑफ सिटीजनशिप, इसीलिए सिटीजनशिप देने का नया एक कंसेप्शन लाया गया, आइडिया लाया गया। ठीक है, बिकॉज द फ्रेमवर्कर्स वेर फार साइटेड एंड वेर सो इंटेलिजेंटली मेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन, क्राफ्टेड इट। ठीक है, ताकि आगे से ऐसी कोई सिचुएशन ना आए। अभी ये देखते हैं कि क्या कंपोजिशन था। Although the members of assembly were not elected by universal suffrage, पहले तो आप सब जानते हैं यूनिवर्सल सफरेज क्या होता है। यूनिवर्सल सफरेज मीन्स राइट टू वोट, एवरी पर्सन कैन वोट एट द एज ऑफ 18 और 21। ठीक है, पर ऐसे हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स नहीं सेलेक्ट हुए, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से चूज़ हुए थे और members of all religions were given representation under the scheme described above. ऊपर जो स्कीम दी गई थी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से मेंबर्स को इलेक्ट करना है, इस वजह से सारे रिलीजन के मेंबर्स को इलेक्ट किया गया। ठीक है, चूज़ किया गया और इसमें यूनिवर्सल सफरेज का कोई रोल नहीं था। इस वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सभी मेंबर्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई। ठीक है, और असेंबली में 28 मेंबर्स शेड्यूल कास्ट के और हुए थे। पॉलिटिकल पार्टीज़ में तो कांग्रेस का डोमिनेशन था जिन्होंने 82% ऑफ द सीट्स असेंबली में रिज़र्व की थी और कांग्रेस खुद में ही इतनी डाइवर्स पार्टी थी कि इट मैनेज टू एकोमोडेट ऑल शेड्स ऑफ ओपिनियन। ऐसे क्या होता है कि आज हम देखते हैं कोई एक पार्टी डोमिनेट करती है तो उसकी एक व्यूज़ होते हैं, एक स्पेसिफिक डिस्टिंक्ट व्यूज़ होते हैं, पर उस टाइम पे कांग्रेस का जो डोमिनेशन था, उस टाइम कांग्रेस में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लीडर्स थे, बहुत डाइवर्स पार्टी हुआ करती थी, इसलिए उसने हर शेड के ओपिनियन को एक्सेप्ट किया और एकोमोडेट किया एवरीवन को साथ में चलने के लिए। ठीक है,
अब आगे देखते हैं द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। अब आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे डोमिनेट कांग्रेस ने किया, स्टिल शेड्यूल कास्ट को भी सीट्स मिली। क्यों? क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था, हर किसी कम्युनिटी को सीट देनी ही थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। The authority of Constituent Assembly does not come only from the fact it was broadly though not perfectly representative। सिर्फ इसलिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेटिव है, इसकी अथॉरिटी जस्टिफाई नहीं होती है। कैसे होती है? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कभी नोट मेकिंग करना हुआ तो ज़रूर इंक्लूड करेंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफ़ेक्टिव इसलिए भी है क्योंकि ये डेलिब्रेशन से यानी डिबेट एंड डिस्कशन से भी बहुत इवॉल्व हुआ है। ठीक है, the constitution makers adopted the frame of the constitution and values through deliberations। ठीक है, और it is desirable that diverse section of the society participate, and it is equally important that they participate not only as representative of their own identity or community। यानी जो मेंबर्स उस टाइम के चूज़ हुए वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो रिप्रेजेंटेशन कर सके, बट इसलिए भी कि वो एक सोसाइटी के डाइवर्स सेक्शंस के डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकें और अपनी एक ओन आइडेंटिटी को भी दिखा सकें। इसीलिए डिबेट एंड डिस्कशन बहुत हेल्पफुल रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में, और इसी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफ़ेक्टिव भी है क्योंकि इट इवॉल्व्ड थ्रू डिबेट एंड डिस्कशन एंड इट एम्बॉडाइड मेनी कंसेप्शंस ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज़ एंड कम्युनिटीज़। ठीक है, कई सारी चीज़ों पर डिसएग्रीमेंट भी हुआ था for protecting their own interest and also interest of communities. There were legitimate difference of principles and the difference were many. Should India adopt centralized or decentralized system? यानी क्या क्या डिबेट हुए थे यहाँ पे वो दिए हुए हैं। ठीक है, ये मैं नहीं अभी पढ़ रहा हूँ, ये तो लेंथी हो जाएगा। Only one provision of the constitution was passed without virtually any debate। ठीक है, केवल एक प्रोविज़न ऐसा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें बिल्कुल डिबेट नहीं हुई थी, वो था द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफरेज। ठीक है, बाकी सब पे डिबेट एंड डिस्कशन ज़रूर हुए थे। नथिंग कैन बी अ बेटर टेस्टामेंट टू द डेमोक्रेटिक कमिटमेंट ऑफ द असेंबली। ठीक है, वो इसलिए इस पर डिबेट नहीं हुआ क्योंकि नथिंग कैन बी बेटर टेस्टामेंट यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यानी असेंबली के लिए डेमोक्रेटिक कमिटमेंट के लिए यूनिवर्सल सफरेज से बेटर टेस्टामेंट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यूनिवर्सल सफरेज ही है जो सबको एक राइट देता है वोट करने के लिए, एक पॉलिटिकल इक्वालिटी देता है। इस वजह से इस पर कोई डिबेट नहीं हुआ क्योंकि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्टामेंट है। अब आगे चलते हैं। The voluminous debates in the Constituent Assembly where each clause of the Constitution was subjected to scrutiny and debate. It is a tribute to public reasons at its best। यानी जो Constituent Assembly की जो वॉल्यूमिनस डिबेट्स थी यानी बहुत हैवी एंड विगोरस डिबेट्स थी, उनसे क्या हुआ, उनसे हर एक क्लास के कॉन्स्टिट्यूशन में डिबेट इतनी अच्छी हुई कि वो पब्लिक रीजंस की बेस्ट थी, पब्लिक रीजंस को जस्टिफाई करती थी। और दीज डिबेट्स आर डिजर्व्ड टू बी मेमोरियलाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैप्टर्स इन द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। और इन डिबेट्स एंड डिस्कशंस को मेमोरलाइज करने के लिए, याद करने रखे जाने के लिए इन्हें प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये बहुत अच्छी डिस्कशन एंड डिबेट्स थी फॉर पब्लिक रीजंस एंड फॉर द रिमार्केबल हिस्ट्री ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। प्रोसीजर देखते हैं। The importance of public reason was emphasized in the Mandan procedure of the Assembly as well. The Constituent Assembly has 8 major committees on different subjects. Usually, Jawaharlal Nehru, Rajendra Prasad, Sardar Patel, or B.R. Ambedkar chaired these committees. These were not men who agreed with each other on many things। यानी still ये कई members थे जो वहाँ पे मेजर कमिटीज़ को गवर्न कर रहे थे, पर फिर भी उनमें भी कई सारे डिसएग्रीमेंट्स थे। अंबेडकर had been a bitter critic of Congress and Gandhi, accusing them of not doing enough for the upliftment of scheduled castes. Patel and Nehru disagreed on many issues। यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो चेयरमैन थे हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो भी इस बात पे डिसएग्री करते थे कि वो बहुत बड़े क्रिटिक थे किसके, कांग्रेस के और गांधी जी के। कैसे? दे एक्यूज देम ऑफ नॉट डूइंग इनफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। एज आप सबको पता है शेड्यूल कास्ट के लिए वो बहुत बड़े रिफॉर्मिस्ट थे।
और वो हमेशा एक्यूज़ करते थे गांधी जी को और कांग्रेस को। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ एज सच बिग नहीं किया है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। ठीक है, स्टिल वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, स्टिल हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कांग्रेस डोमिनेट कर रही थी। इसका मतलब ये है कि ये सारे डिसएग्रीमेंट के बाद भी डिबेट एंड डिस्कशंस इसलिए हुए क्योंकि पब्लिक वेलफेयर बहुत इम्पॉर्टेंट है और पब्लिक इंटरेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए कमेटी बहुत डिबेट एंड डिस्कशन के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट की गई है। ठीक है, इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इफ़ेक्टिव है बिकॉज ऑफ दिस डिबेट एंड डिलिबरेशन। अब आगे चलते हैं। The assembly met for 166 days spread over 2 years and 11 months. ठीक है, इट्स सेशंस वेयर ओपन टू द प्रेस एंड द पब्लिक अलाइक। तो हमारी जो असेंबली है वो 166 डेज़ के लिए मिलती है और 2 इयर्स 11 मंथ्स में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होता है। इससे ये और ये सारे जो डिबेट्स एंड डिस्कशंस थे ये ओपन थे फॉर प्रेस एंड पब्लिक अलाइक टू सी एंड व्यू देम, एंड ऑल्सो इट वाज अलाउड फॉर एवरी इंडिविजुअल टू गिव देयर ओन थॉट्स। ठीक है, फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड नाउ इनहेरिटेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। No constitution is simply a product of assembly that produces it. An assembly as diverse as the Constituent Assembly of India could not have functioned if there was no background consensus on the main principle of the Constitution should enshrine. यानी क्या अगर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डाइवर्सिटी थी, कंट्री में भी डाइवर्सिटी है, तो क्या ये नेसेसरी है कॉन्स्टिट्यूशन इतने सिंपली आ सकता है? उसके लिए ज़रूरी क्या है कि बैकग्राउंड कंसेंसस होना चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशन के बेस जो मेन प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, वो एनश्राइन होने चाहिए बाय लॉन्ग स्ट्रगल। जैसे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके पीछे क्या प्रिंसिपल्स हैं? दीज प्रिंसिपल्स हैव फॉर्ज्ड ड्यूरिंग लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एनश्राइन करता है इस लॉन्ग स्ट्रगल को फ्रीडम के लिए। फ्रीडम पाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पॉपुलर लीडर्स पीपल्स ने बहुत लॉन्ग स्ट्रगल किया है और वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनश्राइन करता है, इसलिए वो इफ़ेक्टिव है। ठीक है, और फॉर डिकेड्स प्रीसीडिंग द प्रोमलगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द नेशनलिस्ट मूवमेंट हैड डिबेटेड मेनी क्वेश्चंस दैट वर रेलेवेंट टू द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहले इसको हाईलाइट कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये जो हमारा नेशनल स्ट्रगल था, जो लॉन्ग रिमार्केबल हिस्ट्री थी, ये एक कंक्रीट शेप फॉर्म करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्या एनश्राइन करना है, किस प्रिंसिपल को उसको इनहेरिट करना है। ठीक है, फॉर डिकेड्स प्रीसीडिंग द प्रोमलगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द नेशनलिस्ट मूवमेंट हैड डिबेटेड मेनी क्वेश्चंस। यानी प्रोमलगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद भी कई साल तक ये डिबेट होती रही कि क्या रिलेवेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग के लिए और हाउ द गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म्ड। ठीक है, इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट एंड डिस्कशन से इन इनइक्वालिटीज़ को ओवरकम करता है और फॉर्ज करता है फॉर द फाइनल फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर रहा हूँ प्लीज़ आप उन्हें हाईलाइट करें और सेल्फ रीडिंग ज़रूर करें। Perhaps the best summary of the principle that the nationalist movement brought to the Constituent Assembly is the objective resolution. ठीक है, we all know in 1930 January 26 January 1930 जवाहरलाल नेहरू passed this objective resolution। ठीक है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल भी है। और दिस रेजोल्यूशन वाज एनकैप्सुलेटेड द एस्पिरेशंस एंड वैल्यूज़ बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो हमारा प्रीएम्बल है, जो हमारा रेजोल्यूशन था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये पहले ही था। ये क्या करता था? ये एनकैप्सुलेटेड, इट enshrined, इट embodied द एस्पिरेशंस एंड वैल्यूज़ बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग के पीछे जो एस्पिरेशंस हैं, जो इंटेंट है, वो क्या है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंक्लूड करता है। ठीक है, based on this resolution our constitution give institutional expression to these fundamental commitments: equality, liberty, democracy, sovereignty and cosmopolitan identity। यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के थ्रू एक एक्सप्रेशन देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटेंट क्या है। इक्वालिटी है, लिबर्टी है, डेमोक्रेसी है, सॉवरेनिटी है एंड कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी है। यानी एक ऐसी आइडेंटिटी जो एक्सक्लूसिव है, जो किसी एथनिक आइडेंटिटी पे बेस्ड नहीं है। इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये महज एक रूल नहीं है, इज़ नॉट मेरली अ मेज ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स
but a moral commitment to stabilize the government to fulfill people's need and promises। ठीक है, इसी रिजोल्यूशन की वजह से, जो कि बताता है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के पीछे का इंटेंट क्या है, इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी एंड एन एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी, ये सब बताने की वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक रूल का सेट नहीं है, बल्कि एक मोरल कमिटमेंट है कि गवर्नमेंट को स्टेबलाइज करना है। किस लिए? टू फुलफ़िल द प्रोमिसेस दैट नेशनलिस्ट मूवमेंट हेल्ड। ठीक है, जो प्रोमिसेस नेशनलिस्ट मूवमेंट ने तब हेल्ड किया था कि हाँ हम ये सब करेंगे और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे फॉर्म होगा और इक्वालिटी होगी, फ्रेटर्निटी होगी, लिबर्टी होगी, एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, तो वो सब फुलफ़िल करने के लिए गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये पॉइंट्स दिए हुए थे, आप ये पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं अभी नहीं जा रहा हूँ उसमें। और इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, द थर्ड फैक्टर ensuring effectiveness of a constitution is a balanced arrangement for the institutions of the government. The basic principle is the government must be democratic and committed to the welfare of the people. थर्ड फैक्टर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा इफेक्टिवनेस इंश्योर करनी चाहिए बाय बैलेंसिंग द अरेंजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट। ये पॉइंट पहले भी था, ये बिल्कुल उसी का एनालॉगस है कि कॉन्स्टिट्यूशन को, गवर्नमेंट को एक बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करके डेमोक्रेटिक रहना चाहिए और हमेशा कमिट करना चाहिए कि वो पीपल्स के वेलफेयर के लिए वर्क करेंगे। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इवॉल्विंग द राइट बैलेंस एमंग द वेरियस इंस्टीट्यूशंस लाइक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। दिस लेड टू द adoption of parliamentary form of government and federal arrangement which would distribute the governmental powers between the legislature, between them कह सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, इन्हीं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बहुत ज़्यादा टाइम इसमें स्पेंड किया, किसमें, ये डिबेट करने में कि राइट बैलेंस कैसे आएगा, क्या क्या पावर्स हैं जो फेडरल अरेंजमेंट को इंश्योर करेंगी, कैसे गवर्नमेंट पावर्स को लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में डिवाइड करना है और सेंटर और स्टेट में कैसे डिवाइड करना है। अब इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट आने वाला है, वो आप देखिए क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसने बहुत डिबेट किया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट कैसे करें और फेडरल अरेंजमेंट। उसके साथ ही उस टाइम पे सिचुएशंस इतनी अच्छी नहीं थी, इस वजह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने सेंट्रलाइज्ड पावर की बात की कि यानी सेंटर को ज़्यादा पावर दी जाएगी और स्टेट को थोड़ी कम। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे द टाइम ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, कई सारे जो स्टेट्स थे वो वीक थे, इसलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो फ्रेमर्स थे, उन्होंने स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात की। ठीक है, वो इसलिए की ताकि जो धीरे धीरे करके वो उसको इवॉल्व करेंगे फेडरलिज्म में। ठीक है, इसीलिए स्टेट को थोड़ी कम और सेंटर को थोड़ी ज़्यादा पावर दी गई थी। ठीक है, The framers of the Constitution were not averse to borrowing from other constitutional traditions. Indeed, it is a testament to their wide learning that they could lay their hands upon any intellectual argument or historical example that was necessary to fulfilling the task at hand. यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो सिर्फ, उनको कोई ऐसा चाहत नहीं था कि वो सारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के ट्रेडिशंस को कॉपी करें। वो इतने इंटेलिजेंट थे कि वो हर एक आर्ग्यूमेंट को, उसमें से जो क्रक्स हैं, जो नीड है हमारी, उसे अडॉप्ट कर सकें और उसमें के क्या क्या उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कैसे ओवरकम कर सकें। ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को डिस्क्रीट और डिफरेंट बनाया गया है, ना कि सिर्फ कॉपी। बहुत लोग कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी, इट इज़ नॉट कॉपीड, इट इज़ इंटेलिजेंटली बोरोड फॉर फुलफिलिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। ठीक है, ठीक है, अभी आगे ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, आई थिंक, हाँ हो गया। ये प्रोविजंस हैं जो हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, ये आप पढ़ लीजिए। ठीक है, और आई विश कंक्लूजन आप खुद से पढ़ें और इसमें से आप समझ पाएँ कि कंक्लूजन है क्या। ठीक है, थैंक यू सो मच।